हेलो दोस्तों, हम लोग पहले गांधी युग के बारे में जान जान रहे थे। उसमें का कुछ टॉपिक बचा है, कुछ टॉपिक किए थे, तो इसका नेक्स्ट देखते हैं। ये कम से कम 1 घंटा वीडियो चलने वाला है। ठीक है, आइए देखते हैं। 1915 ईस्वी में फिनिक्स और टॉल्स्टॉय फर्मों के अनुरूप मई में अहमदाबाद के निकट 1917 ईस्वी में कोचरब में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम के लिए धन अम्बालाल साराबाई ने दिया था। इस आश्रम के अंदर महात्मा गांधी की कुटिया हृदय कुंज कहलाता था। ठीक है। 4 फरवरी 1916 ईस्वी में गांधी जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में भाषण दिए थे। ठीक है। गांधी जी के स्वदेश में प्रारंभिक सत्याग्रह की शुरुआत कैसे कैसे हुआ था वो देख लेते हैं। गांधी जी को सत्याग्रह की प्रेरणा डेविड थोरो के लेख सिविल डिसोबीडियंस से मिली थी। गांधी जी सबसे अधिक प्रभावित लियो टॉल्स्टॉय से थे। गांधी जी अपने साप्ताहिक समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन में सत्याग्रह को कल्याणकारी कार्यों हेतु दृढ़ रूप बताया है। यंग इंडिया में इन्होंने सत्याग्रह को स्वयं कष्ट सहने वाले के सिद्धांत के रूप में वर्णित किया है, जबकि हिंद स्वराज में सत्याग्रह को दूसरों के लिए स्वयं का श्रेष्ठ बनाया है। 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। इसकी अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार कर रहे थे। इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण के नीले जमींदारों के 3 कठिया पत्ती 3/20 की जानकारी दी और उन्हें चंपारण जाने का आग्रह किया। 1917 में महात्मा गांधी राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ चंपारण पहुंचे और वहां सफल सत्याग्रह किए। अंग्रेजों ने 3 कठिया पत्ती समाप्त कर दी। यह आंदोलन नीले जमींदारों के विरुद्ध था। यह भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन था। इसकी सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा गांधी की उपाधि दिया। यहाँ एक क्वेश्चन, महात्मा गांधी को उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इस आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद आचार्य, जेवी कृपलानी, महादेव देसाई और बाबा नरहरि परिक ने दिया। 15 मार्च 1918 में ही महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह किया। इस समय अहमदाबाद में प्लेग फैला हुआ था, जिसके चलते मजदूर पलायन कर रहे थे, जिसे रोकने के लिए मालिकों ने 50% बोनस की घोषणा कर दी, लेकिन प्लेग समाप्त होते ही इस बोनस को वापस ले लिया। इस सत्याग्रह में मजदूरों के लिए पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग किया। इसके फलस्वरूप मिल मालिक मजदूरों को लिए 35% बोनस देने के लिए तैयार हो गया। अतः इस प्रकार के आंदोलन को सफलता रहा। गांधी जी ने 1918 में अहमदाबाद लेबर टेक्सटाइल एसोसिएशन की स्थापना किया। रामधारी सिंह दिनकर ने इन्हें सर्वोदय का अग्रदूत कहा। शेख मुजीबुर रहमान ने इन्हें जादूगर की उपाधि दिया। खुदाई खिदमतगार संस्था ने मंगल बाबा की उपाधि दिया। आइंस्टीन ने कहा कि आने वाले 100 से 200 वर्ष के बाद शायद ही कोई विश्वास करे कि ऐसे हाड़-मांस के शरीर वाला व्यक्ति पृथ्वी पर था जिसने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया था। रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 ईस्वी को पारित हुआ। भारतीय क्रांति को दबाने के लिए इंग्लैंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 10 दिसंबर 1917 ईस्वी को एक समिति का गठन किया गया, जिसके तहत संदेह के आधार पर पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी। इस समिति की रिपोर्ट 15 अप्रैल 1918 ईस्वी में आई, जिसे भारतीय नेताओं के कड़े विरोध के बावजूद अंग्रेज सरकार ने 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पास कर दिया। इस एक्ट को द कर्नल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट
भी कहते हैं। भारतीयों ने इसे काला कानून कहा था। इसे बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून कहा गया। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के दौरान देशव्यापी हड़ताल किया गया। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंत्र का उपयोग किया। कौन कौन? होम रूलिंग, खिलाफत आंदोलन, सत्याग्रह सभा। 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पंजाब के पलवल जिला में, वर्तमान में हरियाणा का जिला, गिरफ्तार कर बम्बई भेज दिया गया। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था। इसी एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। इसी कानून के तहत 9 अप्रैल को पंजाब के 2 नेता सैफुद्दीन और किचलू तथा डॉक्टर सत्यापाल को गिरफ्तार कर अमृतसर भेज दिया गया। इस सत्याग्रह का केंद्र कहाँ था? पंजाब था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी के दिन एक शांति सभा का आयोजन किया गया था। उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर और डायर ने गोरखा रेजिमेंट के ब्रिगेडियर आर.डी. डायर को जालियांवाला बाग सैनिकों के साथ भेज दिया गया, जहां आर डायर ने निहत्थे लोगों को गोलियां चला दिया। आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 379 थी। 1200 व्यक्ति घायल हुए थे, लेकिन वास्तव में इससे कहीं ज़्यादा लोग मारे गए थे। इस समय भारत का वायसराय गवर्नर लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। हंसराज नामक भारतीय ने जालियांवाला बाग की सूचना अंग्रेजों को दी थी। इस नरसंहार के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दिया एवं डॉक्टर शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र। अंग्रेजों की इस जांच के लिए 1 अक्टूबर 1919 को हंटर कमीशन का गठन किया। इस आयोग में 3 भारतीय सदस्य, चिमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण और 5 अंग्रेज सदस्य थे। इस समिति के अध्यक्ष लॉर्ड हंटर थे। इस कमीशन ने जनरल डायर को शाही ठहराया। जनरल ओ डायर को लंदन में सम्मान के रूप में तलवार और 2600 पाउंड की धनराशि दिया गया तथा ब्रिटेन में उसे ब्रिटिश साम्राज्य के शेर की उपाधि दी गई। अंग्रेज ने इस घटना की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक समिति बनाई, जिसके अन्य सदस्य पंडित मोतीलाल नेहरू, गांधी जी, अब्बास तैयब जी, C.R. दास और पुलिस जयकर थे। इस समिति ने कहा कि यह जनरल डायर द्वारा जल्दबाजी में लिया गया मूर्खतापूर्ण कदम था। दीनबंधु C.F. एंड्रूज ने इस कांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। जालियांवाला बाग के हत्याकांड के समय ही पंजाब में जमनदीप के नेतृत्व में डांडा फौज का गठन किया गया। 13 मार्च 1940 ईस्वी को उधम सिंह ने लंदन जाकर जनरल ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। होम रूल का आंदोलन। यह आंदोलन आयरलैंड से प्रेरित था। इसकी शुरुआत 2 चरणों में हुई। पहला चरण बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 ईस्वी में महाराष्ट्र में प्रारंभ किया। इस आंदोलन के दौरान उन्होंने कहा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक, इंडियन आर्नेस्ट कहा था, जिस कारण ये उस पर केस करके लंदन चले गए। 1918 तक होम रूल आंदोलन का पहला चरण समाप्त हो गया। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। इनकी अर्थी को महात्मा गांधी तथा शौकत अली ने कंधा दिया था। होम रूल का दूसरा चरण सितंबर 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया। इनका होम रूल आंदोलन पूरे भारत में फैल गया, किंतु अंग्रेजों ने एनी बेसेंट का गिरफ्तार कर लिया और जब 1918 ईस्वी में उन्हें छोड़ दिया गया और जब तक होम रूल आंदोलन पूरी तरह समाप्त हो चुका था। होम रूल का उद्देश्य भारतीय संघीयता राज्यों का स्वशासन थी। खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज ने यह घोषणा की थी, तुर्की के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं किया जाएगा। लेकिन विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सेवर्स की संधि 10 अगस्त 1920 ईस्वी के तहत
तुर्की का विभाजन कर दिया, जिसका विरोध तुर्की के खलीफा ने किया। भारत में इसी विभाजन के विरोध में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया। खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने शुरू किया था। खिलाफत आंदोलन को किसने शुरू किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली। 4 मार्च 1919 ईस्वी को इस आंदोलन के दौरान स्वामी श्रद्धानंद ने दिल्ली के जामा मस्जिद के मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया। इस आंदोलन के दौरान ही हकीम अजमल खान ने हाजी को उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। अखिल भारतीय खिलाफत के बैठक दिल्ली के फिरोज शाह कोटल मैदान में हुई। 23 नवंबर 1919 को महात्मा गांधी द्वारा हिंदू और मुसलमानों का एक संयुक्त सम्मेलन दिल्ली में बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया। 1921 ईस्वी में केरल में हुए मोपला आंदोलन की शाखा खिलाफत आंदोलन की एक भाग था। इस आंदोलन के बारे में एन चिमसन ने कहा था कि इस आंदोलन में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर अंग्रेजों ने तुर्की विभाजन को रद्द कर दिया और भारत में भी खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया और महात्मा गांधी को मुसलमानों के भी सहयोग प्राप्त हो गया। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने 1920 को शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। यह आंदोलन दुखद घटना के साथ प्रारंभ हुआ, क्योंकि इस दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। यह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था, क्योंकि इसमें पूरे देश की जनता ने भाग लिया था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव 4 दिसंबर 1920 ईस्वी को कलकत्ता में हुए विशेष अधिवेशन में चलाया गया था, परंतु CR दास तथा लाला लाजपत राय के विरोध के कारण यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। इस आंदोलन की पुष्टि दिसंबर 1920 ईस्वी में हुए नागपुर अधिवेशन में मिली। महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि हम सब मिलकर अहिंसक रूप से अंग्रेजी वस्तुओं को बहिष्कार करें तो निश्चित ही 1 वर्ष में आज़ादी मिल जाएगी। महात्मा गांधी के कहने पर ही वकीलों ने न्यायालय जाना छोड़ दिया। यह आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व ही गांधी जी ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया केसर-ए-हिंद उपाधि तथा जमनालाल बजाज ने भी अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। विद्यार्थियों ने अंग्रेजों का स्कूल छोड़ दिया। नाई धोबी मोची बावर्ची ने अंग्रेजों का काम करना से मना कर दिया। लोगों अंग्रेजी वस्तुओं को खरीदना छोड़ दिए और दुकानदार उसे बेचना छोड़ दिए। इससे अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ। इस आंदोलन के दौरान एक सर्वाधिक लोकप्रिय नारा था, हिंदू मुसलमान की जय। इसी अवसर ब्रिटिश युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की। दक्षिण भारत से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व गोपालाचारी ने किया। इसी आंदोलन के दौरान मौलाना मजहरूल हक ने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की। CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने प्रारंभ में इसी आंदोलन का विरोध किया, किंतु बाद में वे भी इस आंदोलन से जुड़ गए। इस आंदोलन में जेल जाने वाले पहले पुरुष CR दास थे तथा पहली महिला बसंती देवी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने तथा छपरा में राहुल संस्कृति नयन का किया था। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी गोरखपुर चौरी चौरा कस्बे में भीड़ ने 22 पुलिस वाली को जिंदा जला दिया। इस जुलूस का नेतृत्व भूतपूर्व सैनिक भगवान अहिर के कर रहा था। इस घटना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड रीडिंग थे। इस घटना के समय महात्मा गांधी बारदौली गुजरात में थे। इन्होंने इस हिंसा से आहत होकर 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। महात्मा गांधी के इस निर्णय का पूरे भारत में विरोध हुआ। असहयोग आंदोलन को वापस लेने का कारण डॉक्टर मुर्जे ने गांधी जी का विरोध में निंदा प्रस्ताव किए थे। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, यदि कश्मीर के किसी भी गांव में हिंसा हुआ तो उस गांव सजा कन्याकुमारी के किसी गांव को क्यों दी जाए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जब जनता का उत्साह अपने चरम पर था तो गांधी जी द्वारा आंदोलन स्थगित करना एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था। 10 मार्च 1922 ईस्वी को न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने जनता को भड़काने के आरोप में 9 वर्ष जेल की सजा सुनाई। 5 फरवरी 1924 ईस्वी में गांधी जी के खराब स्वास्थ्य होने के कारण जेल से रिहा कर दिया गया। स्वराज पार्टी 1922 में
कांग्रेस के गया अधिवेशन में स्वराज पार्टी का गठन की चर्चा हुआ। 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद में किया गया। इसके पहले अध्यक्ष CR दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू बने। यही दोनों इसी पार्टी का संस्थापक भी थे। बिहार में स्वराज पार्टी का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया था। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या क्या था? केंद्रीय विधानसभा संसद में घुसकर सरकारी कामों में बाधा डालना, राज्यों का स्वतंत्रता, डोमिनियन स्टेट। इसके लिए इन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और जनता से यह वादा किया कि वे कोई भी सरकारी पद नहीं लेंगे। केंद्रीय विधानसभा के 100 सीटों में स्वराज दल को 22 सीटों प्राप्त हुई, जिस कारण से 1923 ईस्वी के चुनाव में स्वराज पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनी। स्वराज दल ने ली कमीशन की रिपोर्ट नहीं लागू होने दिया, जो जाति का उच्चता को बरकरार रखने की बात कर रहा था। स्वराज दल ने मोडीमन कमीशन का भी रिपोर्ट पारित नहीं होने दिया, जो राज्यों में स्वतंत्रता न लाकर द्वैत शासन की बात कर रहा था। विठल भाई पहले भारतीय बने जो विधानसभा के अध्यक्ष बने। ये स्वराज दल के थे। मोतीलाल नेहरू ने भी सरकारी पद लिया, जिस कारण जनता का विश्वास इस पार्टी से उठने लगा और 1928 ईस्वी में आते आते यह पार्टी समाप्त हो गया। बालसाड़ सत्याग्रह 1923 और 1924 के बीच में हुआ। डकैतियों का आतंक दबाने के लिए पुलिस व्यवस्था करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने सितंबर 1923 ईस्वी में बलसाड़ के प्रत्येक वयस्क व्यक्ति पर कर लगाने की घोषणा कर दी। इसे ही डकैती कर कहते हैं। इसका प्रारंभ गुजरात के बालसाड़ से किया गया था, जिसका विरोध स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया। इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अंततः विरोध के कारण अंग्रेजों को डकैती कर रद्द करना पड़ा। वाइकोम सत्याग्रह 1924 और 1925 में हुआ। यह केरल के मालवाड़ तट से प्रारंभ हुआ। इजवा जनजाति के लोगों को मंदिर के आगे के रास्ते पर जाने से रोका गया था, जिसके विरुद्ध टिकी माधवान ने यह आंदोलन प्रारंभ किया। यह आंदोलन सफल रहा। साइमन कमीशन 1919 ईस्वी के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के समीक्षा हेतु तथा प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए 10 वर्ष के बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी, जो यह जांच करेगी कि भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की स्थिति में है। आयोग की नियुक्ति तो 10 वर्ष के बाद की जानी चाहिए थी, लेकिन ब्रिटेन की तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार ने 2 वर्ष पूर्व ही साइमन कमीशन के नेतृत्व 8 नवंबर 1927 ईस्वी कर दी जाएगी, क्योंकि उसकी आशंका थी कि 2 वर्ष के बाद लेकर पार्टी की सरकार भारत समर्थक सदस्यों वाले वैधानिक आयोग की नियुक्ति कर सकती है। किंतु भारतीयों में आपसी मतभेद बहुत अधिक था, जिस कारण भारत राज्य सचिव वारकेन हेड ने 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन करवा दिया। इस 7 सदस्यों वाले आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज सदस्य थे, इसलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहते हैं। भारतीयों को इससे बाहर लॉर्ड इरविन के कहने पर किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। क्लेमेंट इटली भी इसके सदस्य थे, जो आगे जाकर ब्रिटेन के PM बने। साइमन कमीशन 1919 ईस्वी के अधिनियम की जांच करने भारत आया था। इसका मूल नाम इंडियन स्टैट्यूटरी का है। मूल नाम इंडियन स्टोरी कमीशन भारतीय वैधानिक आयोग था। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को जब साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा तो उसका अत्यधिक विरोध हुआ तथा साइमन वापस जाओ का नारा लगाया गया। इस कमीशन के विरोध के बावजूद साइमन कमीशन 1930 ईस्वी में ही अपनी रिपोर्ट दे दी, जिसके आधार पर लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुआ। इसी विरोध प्रदर्शन में पंजाब में लाला लाजपत राय के ऊपर सैंडर्स के नेतृत्व में पुलिस लाठीचार्ज हो गई, जिसमें चोट लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय ने कहा कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। दक्षिण भारत के जस्टिस पार्टी मद्रास दक्षिण भारत की जस्टिस पार्टी मद्रास यूनियन पार्टी, पंजाब तथा डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन अम्बेडकर द्वारा संचालित ने इस आंदोलन का समर्थन किया था।
नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन के विरोध के कारण भारत के राज्य सचिव वार्केन हेड ने भारतीयों को यह चुनौती दी, यदि सर्व सहमति से वो अपना कानून बना लेंगे तो मैं उसे ब्रिटेन में पारित करा दूंगा। इस चुनौती को स्वीकार करने हेतु मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था। इस रिपोर्ट में कुल 9 सदस्य थे। नेहरू रिपोर्ट में कुल कितने सदस्य थे? 9, जिसका मुख्य उद्देश्य स्वायत्त राज्य डोमिनियन स्टेट की स्थापना करना था, किंतु मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार नहीं किया, जिस कारण नेहरू रिपोर्ट पारित नहीं हो सका। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने 1928 ईस्वी में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला। नेहरू रिपोर्ट के प्रीति उत्तर में जिन्ना ने 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला दिया। कितने सूत्री? 14 सूत्री। जिन्ना ने अपने इस 14 सूत्री मांग को इंग्लैंड में हुए प्रथम गोल्डन सम्मेलन के समक्ष पेश किया, जिनमें से अधिकांश मांगे अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय में स्वीकार कर ली गई। लोहार अधिवेशन 1929 ईस्वी को इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसमें पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। इसी कारण 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनने के बावजूद इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसी अधिवेशन में लाहौर में रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा लहराया और कहा कि मध्य रात्रि को जब पूरी दुनिया सो रही है, भारत अपनी स्वतंत्रता की नींव रख रहा है। गांधी जी की 11 सूत्री मांगे। गांधी जी ने सविनय आज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने से पहले 2 मार्च 1930 ईस्वी को वायसराय इरविन को लिखे पत्र में 11 सूत्री मांगे पेश की थी। इसका उल्लेख इन्होंने अपने समाचार पत्र इंडिका में प्रकाशित लेख के द्वारा किया था। दांडी मार्च। गांधी जी ने इरविन को अपनी 11 सूत्री मांग सौंप दी, किंतु इरविन ने उसे अस्वीकार कर दिया, जिस कारण महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ नामक कानून तोड़ने के लिए दांडी की और चल दिए। उनके साथ सरोजिनी नायडू भी थी। इस 78 सहयोगियों में से बिहार के गिरधारा चौधरी थे। इस यात्रा के दौरान 240 मील, इसको गुना में किया गया, 240 इंटू 1.61 बराबर 386.22 किलोमीटर की यात्रा की 24 दिनों में पूरा किया। 386.22 किलोमीटर की यात्रा 24 दिनों में पूरा किया। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा पूरी हुई और गांधी जी ने दांडी में आसवन विधि द्वारा नमक बनाया। भागलपुर में नामक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सरोफ ने किया था। इस यात्रा में गांधी जी के साथ बेब मिलर नामक अमेरिकी पत्रकार थे। नामक सत्याग्रह के दौरान सोलापुर में गांधी जी गिरफ्तार हो जाने के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी के 11 सूत्री के मांगों के न्यायोचित उत्तर नहीं मिलने के कारण विश्वास होकर गांधी जी को 12 मार्च 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना पड़ा। गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे लॉर्ड इरविन के सामने रखी थी। इसमें से एक नमक की कर की समाप्ति थी, लेकिन इरविन ने इसकी अवहेलना कर दी। इस कारण गांधी जी ने दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन करने की निश्चित किया। बिहार में इस आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुई थी, जिसकी रूपरेखा राजेंद्र प्रसाद ने तैयार की थी। मुंबई में इस आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू 25,000 आंदोलनकारियों को लेकर धरासाना नामक स्थान पर पहुंची, किंतु इसकी सूचना पहले ही अंग्रेजों को लग गई और अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबा दिया। इस आंदोलन के दौरान लड़कों को बंदरी सेना तथा लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया गया। विनोबा भावे की पहली बार गिरफ्तारी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुई थी। इस आंदोलन के दौरान गढ़वा रेजिमेंट पेशावर के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों के गोली चलाने से इनकार कर दिया था। इस आंदोलन के दौरान गढ़वा रेजिमेंट पेशावर के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। इस रेजिमेंट के नेतृत्व बरचंद्र सिंह गढ़वाली कर रहे थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां को नेतृत्व में खुदाई खिदमगार नाम से आंदोलन चलाया गया।
इस आंदोलन के लाल कुर्ती आंदोलन भी कहते हैं क्योंकि इनके सदस्य लाल कुर्ती पहनते थे। भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में इस आंदोलन के दौरान वहां की जनजातियों ने यदुनाग के नेतृत्व में जयतरंग आंदोलन चलाया। मणिपुर के युवा नागा जनजाति महिला गोडिलू गैडिलू को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनकी संघर्ष क्षमताओं के कारण रानी की उपाधि प्रदान की थी। इस आंदोलन के दौरान बिहार में कर नया नया दायगी आंदोलन तथा चौकीदारी कर अदा नहीं करने से संबंधित आंदोलन चलाया गया। गांधी इरविन समझौता दिल्ली के समझौता गांधी इरविन समझौता को क्या कहते हैं? दिल्ली के समझौता। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था क्योंकि भारत के इस आंदोलन के कारण कोई कांग्रेस का प्रतिनिधि वहां भाग लेने नहीं गया, जिस कारण इंग्लैंड से इरविन पर दबाव आने लगा कि वे कांग्रेस को इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेजें। इसी दबाव में आकर इरविन ने समझौता करने का विचार किया। 5 मार्च 1931 को दिल्ली में तेज बहादुर सप्रू एवं M.R. जयकर के प्रयत्नों से एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इस समझौता को एलन कैंपबेल जॉनसन ने महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा। इरविन ने महात्मा गांधी से यह आग्रह किया गया कि यदि वे सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करके गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे तो गांधी जी कुछ बातों का मान लिया जाएगा, जिसमें सबसे प्रमुख राजनीतिक कैदियों को रिहाई थी। इस समझौता के तहत भगत सिंह को रिहा नहीं किया गया क्योंकि उन पर अपराधी मुकदमा था। सरोजिनी नायडू ने गांधी तथा इरविन को दो महात्मा कहा। सरोजिनी नायडू ने गांधी जी को क्या कहा? इरविन को दो महात्मा गांधी कहा। गोलमेज सम्मेलन 1930 और 1932 में हुआ। भारतीय प्रशासन पर चर्चा करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 ईस्वी से 19 जनवरी 1931 ईस्वी तक। यह सम्मेलन लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में लॉर्ड इरविन के प्रयासों से साइमन कमीशन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बुलाई गई थी। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम तथा इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जेम्स मैकडोनाल्ड ने की। इस सम्मेलन में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि भाग नहीं लिया क्योंकि महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे। इस सम्मेलन में मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना, भीमराव अम्बेडकर तथा के.टी. पॉल आदि ने भाग लिया था। जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 ईस्वी को हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस के ओर से महात्मा गांधी ने भाग लिया किंतु ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की बात कही, जिस कारण गांधी सम्मेलन छोड़कर वापस चले गए। इस सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट और मीराबेन कर रही थी। इस सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने के लिए SS राजपुताना नामक जहाज में इंग्लैंड गए थे तथा 1 दिसंबर 1931 ईस्वी को बेंस्टियाना नामक इटली के जहाज से भारत वापस आए थे। गांधी जी वापस आने के बाद कहा कि मैं भारत खाली तो जरूर लौटा हूँ मैं भारत खाली तो जरूर लौटा हूँ, पर मैंने अपनी देश की इज्जत को बरकरार बाटा लगने नहीं दिया। भारत आने के बाद गांधी इरविन समझौतों के प्रस्तावों का उल्लंघन होने के कारण पुनः गांधी जी 4 जनवरी 1932 ईस्वी को द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, जो 7 अप्रैल 1934 ईस्वी तक चला। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय महात्मा गांधी का सचिव महादेसाई थे। जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक। इस सम्मेलन में कांग्रेस, इंग्लैंड की लेबर पार्टी तथा जिन्ना ने भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में मैकडोनाल्ड ने दलितों के लिए पृथक क्षेत्र सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी। इस सम्मेलन के बाद ब्रिटिश संसद में एक अधिनियम पारित किया गया जिसे भारतीय शासन अधिनियम 1935 ईस्वी कहते हैं। नोट: तीसरा बहादुर सप्रू तथा भीमराव अम्बेडकर तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। पुन्ना समझौता सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932 ईस्वी को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक घोषणा की जिसे सांप्रदायिक पंचायत कहते हैं। जैसे ही सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई और दलितों को आरक्षण सहित पृथक क्षेत्र दिया गया, महात्मा गांधी ने पूरा यरवदा जेल में अनशन कर दिया। तेज बहादुर सप्रू, राजेंद्र प्रसाद तथा मनमोहन मालवीय का सहयोग से गांधी जी अम्बेडकर के बीच 24 दिसंबर 1932 ईस्वी को एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट कहते हैं।
इसके तहत दलितों के आरक्षित सीट को 71 से बढ़कर 147 कर दी गई। इसके तहत बौद्धों के लिए कोई छूट सुनिश्चित नहीं थी। इसमें केवल मुसलमान, सिख, अनुसूचित जाति तथा ईसाइयों के लिए सीट आरक्षित थी। इस समझौते पर अम्बेडकर के साथ महात्मा गांधी और इसके समर्थक हस्ताक्षर किए थे, न कि गांधी जी। हरिजन सेवक संघ। महात्मा गांधी ने दलितों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उन्हें हरिजन नाम दिया। 1932 में पुनः प्रकट के बाद गांधी जी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ ऑल इंडिया इंटॉचबिलिटी लेग्यू की स्थापना की, जो आगे चलकर हरिजन सेवक संघ कहलाया। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। 1933 में महात्मा गांधी ने साप्ताहिक पत्रिका हरिजन का प्रकाशन किया। दलितों वर्गों का संघ की स्थापना बाबू जगजीवन राम के द्वारा किया गया था। मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग इसकी स्थापना ढाका में 1906 ईस्वी में आगा खां एवं मुस्लिम मुल्ला खां ने किया। इस समय वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। 1909 ईस्वी में मुस्लिम लीग की मांग पर मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिल गया, जिस कारण कांग्रेस तथा लीग में विवाद होने लगा। एनी बेसेंट तथा तिलक जी के सहयोग से 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल, गरम दल तथा मुस्लिम लीग एक हो गए तथा कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्रों को स्वीकार कर लिया। मुसलमानों के लिए एक पृथक राष्ट्र का विचार सर्वप्रथम मोहम्मद इकबाल ने 1930 ईस्वी में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली 1933 ईस्वी में किया था। 1937 के चुनाव फलस्वरूप कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और वायसराय के परिषद में कांग्रेस का दबदबा बना गया और मुस्लिम लीग की शक्तियाँ कमजोर होती चली गई। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने बिना भारतीय तथा कांग्रेस के अनुमति के ही यह घोषणा कर दी कि 3 लाख भारतीय सैनिक इंग्लैंड की तरफ से लड़ेंगे, जिस कारण कांग्रेस ने 22 दिसंबर 1939 को वायसराय। इससे खुश होकर मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिन्ना ने किया। इन्होंने इस अधिवेशन में स्पष्ट रूप से पृथक पाकिस्तान की मांग कर दी। इस अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव फजलुल हक ने प्रस्तुत किया तथा खली खुजमो ने इनका अनुमोदन किया था। 1945 ईस्वी में लॉर्ड वेवेल ने भारत के विभिन्न पार्टियों को आपसी समन्वय तथा सहयोग बनाए रखने के लिए शिमला सम्मेलन बुलाया, किंतु इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग की पूरी तरह पृथक पाकिस्तान की मांग पर तुला हुआ था। इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग की बात नहीं मानी गई और मुस्लिम लीग के पाकिस्तान की मांग का ही यह सम्मेलन विफल हो गया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। शिमला सम्मेलन की विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन प्लान घोषित किया, जिसके तहत पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगे फैल गए। सबसे बड़ा दंगा बंगाल के नोआखली में हुआ। मुस्लिम लीग ने का नारा था बांटो और आज़ाद करो। इन दंगों से तंग आकर कांग्रेस ने CR फॉर्मूला के आधार पर विभाजन का समर्थन किया। लॉर्ड माउंटबेटन को यह विशेष सलाह पर भारत भेजा गया था कि तथा संभव वे भारत को संयुक्त रखे, किंतु सांप्रदायिक समर्थन किया और बाल्कन योजना के तहत 14 अगस्त 1944 को भारत का विभाजन कर दिया गया। सीरिन रेडक्लिफ के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ नामक विभाजन रेखा खींच दी गई। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का निर्माता कहा जाता है। लियाकत अली पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने, जो संयुक्त भारत के वित्त मंत्री थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में हुआ था। इनके गुरु चित्तरंजन दास थे। इन्होंने 1920 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस ICS की परीक्षा पास की, किंतु 1921 ईस्वी में उन्होंने त्याग पत्र दिया और राजनीति में प्रवेश कर गए। 1938 ईस्वी में गुजरात के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बने। सुभाष चंद्र बोस के मतभेद होने के कारण कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया और एक अलग पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1930 ईस्वी में कर लिए। 1940 ईस्वी में भड़काऊ भाषण के आरोप में बोस को जेल हो गया और 1941 में जेल से ही रिहा भी हो गए। ये जर्मनी में हिटलर से मिले।
हिटलर ने इन्हें नेताजी की उपाधि दिया तथा हिटलर जिन भारतीय सैनिकों को बंदी बनाया था, सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया। इन सैनिकों का हथियार और प्रशिक्षण जापान के द्वारा दिया जा रहा था। साथ ही जापान में सुभाष चंद्र बोस को अंडमान और निकोबार द्वीप उपहार में दे दिया गया। सिंगापुर में इन सैनिकों को आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा बना दिया गया और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया। अपने सैनिकों में जोश भरते हुए जुबली हॉल में इन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दोगे, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने यह अंडमान निकोबार का नाम शहीद स्वराज नाम दिया। आज़ाद हिंद फौज, ये इसका गठन सर्वप्रथम विचार इंडियन कैप्टन मोहन सिंह ने दिया था, अर्थात यह कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस थे। इन्होंने 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस का आज़ाद हिंद फौज के कप्तान बनाई गई। इन्हें इस फौज का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को लेकर मणिपुर पर आक्रमण किया और उसको अपने नियंत्रण में कर लिया। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद तथा दिल्ली चलो का नारा मणिपुर के इम्फाल में दिया। 6 अगस्त तथा 9 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला कर दिया, जिस कारण सुभाष चंद्र बोस ने जापान छोड़ दिया। किंतु 18 अगस्त 1945 ईस्वी को ताइवान फॉर्मोसा के समीप विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। जापान सरकार ने इनकी मृत्यु की घोषणा 22 अगस्त 1945 ईस्वी को किया, किंतु इनकी मृत्यु आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर लाल किला पर मुकदमा चलाया गया। इन सैनिकों के वकालत जवाहरलाल नेहरू, तेग बहादुर तथा के.एन. कुंजूर जैसे वकीलों ने किया। दोस्तों, गांधी युग समाप्त हो गया और इसका अगले जो हिस्ट्री का आएगा वो अगले वीडियो में आएगा।